नमस्ते साथियों, नमस्ते मित्रों, जो भी आप समझो तो सभी को नमस्ते। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले न्यू नॉलेज बेस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यू चला है और शिक्षा के क्षेत्र में हलचल मचा देगा। तो हम जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा आज का जो है वो हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का ये क्या था? भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ये तो आपको पता ही है कि 1909 तक आते आते मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर था। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम हम आज पढ़ने वाले थे। तो इस अधिनियम के आने के पहले तो क्या क्या बैकग्राउंड थे, क्योंकि अब जो है भारत की पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी कि जब ये अधिनियम आया तब भारत की पृष्ठभूमि क्या थी और क्यों ये अधिनियम आया। क्या अंग्रेज लाए या इसे लाए, मतलब भारतीयों ने कुछ ऐसे क्रिया विधि या आंदोलन वगैरह किए जिसके माध्यम से ये लाया गया। तो आइए हम देखते हैं। 1909 से पहले जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1909 से पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1909 आते आते अपने पैर जमा चुकी थी और इनकी जो है बातें माने जाने लगी थी। बहुत बड़े क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसमें गांधी जी ने कहा कि आप जो है ना केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य होते हैं ना, उसका और ज्यादा विस्तार कीजिए। इससे पहले 1892 का हमने अधिनियम देखा जिसमें केंद्रीय और प्रांत में जो परिषदों की अतिरिक्त सदस्यों की जो विस्तार किया गया था। और कितना किया गया था? कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि कम से कम 10 सदस्य और 16 सदस्य से क्या काम चलने वाला, क्योंकि हमने देखा कि 1892 में परिषदों की कार्यकारिणी में विस्तार करने के बाद भी जो सरकारी बहुमत ज्यादा था बजाय गैर सरकारी बहुमत ज्यादा नहीं था। तो इसी वजह से उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में विस्तार करने का काम मतलब कहा गांधी जी ने। ठीक है, एक बात तो ये थी। उसके बाद एक था 1905 में, यानी इससे 1909 से पहले 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के समय। इससे उनका कहना था लॉर्ड कर्जन का कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत में, वाकई में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, लेकिन उसको ये कहकर कि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे थे, ये गलत था। ये उन्होंने गलत कहा था। उनकी मंशा कुछ अलग ही थी। फूट डालो राज करो या बांटो और राज करो की नीति उन्होंने इस समय अपनाई थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके अगले साल ही 1906 में जो है हमें मुस्लिम लीग की स्थापना देखने को मिलती है और उनके मुस्लिम लीग की स्थापना जब हो गई थी इसमें, तो मुस्लिम लीग ने भी अपना पृथक निर्वाचन करने की ऐसी मंशा रखी मिनटों को जाकर। तो यही कुछ कारण थे कि 1909 का अधिनियम जो है वो लाया गया था। ठीक है, आया नहीं था, लाया गया था। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई उसको देखते हुए थोड़ा और आप समझो कि 3 तरह के लोग थे भारत में। कितनी तरह के? 3 तरह के। एक तो थे गरमपंथी। ठीक है, गरमपंथी लाल बाल पाल टाइप के व्यक्ति जो अब है ना ब्रिटिश से या इनके शासन से उभर चुके थे और वो जो है ना क्रांति के माध्यम से जैसे तैसे आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो एक व्यक्ति थे गरमपंथी, एक थे नरमपंथी। अब इन नरमपंथी लोगों में गांधी जी और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे कई व्यक्ति थे जो कि चाहते थे कि हम ब्रिटेन या अंग्रेजों के अंदर जो केंद्रीय विधान परिषद होती है केंद्र में और प्रांतों में जो प्रांतीय विधान परिषद होती है उनमें खुद सदस्य बनकर जाए और उनके जो कानूनों में अड़ंगा लगाए हमारे शब्दों में। ठीक है, तो कुल मिला के वो इनको कमजोर करना चाहते थे उनके प्रशासन में जाकर। तो वो व्यक्ति थे नरमपंथी। इसके अलावा तीसरा 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, तो वो मुस्लिम लीग इन तीनों को संतुष्ट करने के लिए या इनके लिए ही मतलब 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। उसमें भी गर्मपंथी व्यक्तियों को तो क्या ही संतुष्ट करना, इनका तो दमन ही कर दिया गया। यानी कि गर्मपंथी लोगों को कभी जेल में डाल दिया गया, कभी है ना उनको फांसी दे दी गई या किसी को सरकारी गवाह बना दिया गया। तो ऐसे कर इनका तो पूर्णतः दमन कर दिया गया। नरमपंथी और मुस्लिम लीग का इसमें खास ख्याल रखा गया। तो आइए वही हम देखते हैं 1909 के प्रावधान। तो पहले आप देखो ना कि 1909 को भारत परिषद अधिनियम कहते हैं ना, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। एक चीज देखना
जो ब्रिटेन हम जिस ब्रिटेन ने हम पर आज के यहाँ क्राउन का शासन था ना, वो क्राउन का शासन किस तरीके से था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सपोज करना ये क्राउन का मुकुट है यानी कि, और ये अपना कोहिनूर हीरा है। ठीक है, अपना कोहिनूर हीरा है जो कि गोलकुंडा की खान से निकला था। तो ये माना कि क्राउन या राजा है। इसके नीचे जो है इनकी ब्रिटेन की संसद बैठा करती है, ब्रिटिश संसद जिसे कहते हैं, क्योंकि उसका अपना भी तो देश है, उसका शासन भी तो चलाना पड़ता है। तो ब्रिटेन की संसद बैठती है। ब्रिटेन की संसद के नीचे जो है वो भारत सचिव बैठता है। ये भारत सचिव और उसकी परिषद बैठती है। ठीक है, ये भारत सचिव और उसकी परिषद बैठती है। ये तीनों जो व्यक्ति है ना, ये इंग्लैंड में ही बैठते हैं। ये खासी इंग्लैंड के थ्रू काम करते हैं। मतलब कि ब्रिटेन जो उसका खुद का भी देश है, उसकी जनता को भी तो संभालना है, तो उनके लिए नियम कानून ये बनाती थी। ठीक उसी प्रकार जो भारत के लिए नियम कानून भारत सचिव और उसकी परिषद बनाती थी। और भारत सचिव और उसकी परिषद के नीचे जो है वो वायसराय बैठा करता था। और भारत में सबसे बड़ा कौन होता था अभी? वायसराय। तो ये वायसराय जो है भारत में बैठा करता है। तो इसी कारण जो है जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया तो उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ल और वायसराय थे मिंटो। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया? मार्ल मिंटो सुधार। मार्ल क्योंकि भारत सचिव था तो इसका नाम आगे रख दिया गया। सपोज करो इसका नाम है ना मिंटो होता तो मिंटो मार्ल अधिनियम पढ़ते, तो इसमें तो कोई बात है नहीं, तो लिखो इसको कहा गया मार्ल मिंटो सुधार। तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, ये परिषद जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था ना, तो एक कमेटी की सिफारिश लगी थी। वो कमेटी थी, नाम है अटपटा सा उसका, अरुणडेला कमेटी। ठीक है, ये कमेटी थी। तो इस कमेटी की ना सिफारिश लगी थी। इसके तहत तो कुछ प्रावधान किए गए, तो वही हम भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं या मार्ल मिंटो सुधार कहते हैं। असल में ये मार्ल मिंटो कोई सुधार नहीं थे, बल्कि मार्ले ने तो अपनी एक बुक में ये भी कहा था कि हमने 1909 के माध्यम से ऐसे नाग के बीज बो दिए हैं जिसकी खेती भविष्य में भयंकर होगी। ठीक है, तो ऐसा मार्ले ने मिंटो के लिए लिखा। तो असल में वो क्या था, किस तरीके से था, वो हम देखते हैं, मतलब प्रावधान देखते हैं इसके। ठीक है, तो प्रावधान क्या क्या थे 1909 के अधिनियम में? तो पहला प्रावधान था, रेड से लिखती हूँ ना, पहला प्रावधान था जैसे गांधी जी कह रहे थे कि आप क्या करो, केंद्रीय विधान परिषद में विस्तार करो। तो आइए केंद्रीय विधान परिषद में विस्तार कर देते हैं। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ पर क्या किया गया? विस्तार किया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद में कितना विस्तार किया गया? जैसे इससे पहले हमने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था और उसमें कहा गया कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य रखे गए। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में अब कम से कम 16 सदस्य और अधिक से अधिक 60 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, इतने सदस्यों में मतलब विस्तार किया गया। और जो ये सदस्य थे ना, ये कोई वायसराय या उसके कार्यकारिणी के मेंबर नहीं थे, ये अतिरिक्त सदस्य थे। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में विस्तार किया गया और ये जो थे अतिरिक्त सदस्य थे। अतिरिक्त सदस्यों में खासी मतलब विस्तार हुआ और अतिरिक्त सदस्यों में विस्तार करने के बावजूद सरकारी लोगों का इसमें वर्चस्व बना रहा। कैसे? घबराइए नहीं, आप बस इसको सुनते जाइए, आगे अपने आप आपको समझ में आने वाला है। अब दो तरह के लोग थे, एक तो सरकारी और गैर सरकारी। जब अंग्रेज लोग आएंगे केंद्रीय विधान परिषद में, उनका तो बहुमत पहले से ही था, तो उनको हम सरकारी सदस्य के नाम से संबोधित करेंगे, और जो भारतीय लोगों को इनमें जो अतिरिक्त सदस्य में शामिल किया जाएगा उनको गैर सरकारी सदस्य के नाम से संबोधित करेंगे। तो इसमें फिर भी क्या है, सरकारी लोगों का बहुमत बना रहा। अब सरकारी लोगों का बहुमत कैसे बना रहा वो भी हम देखते हैं। तो इसमें कुल व्यक्ति थे 60। एक बात समझना, ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम आते आते वायसराय और उसकी कार्यकारिणी में, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी में है ना 8 व्यक्ति हो गए थे। यानी वायसराय और उसकी कार्यकारिणी में 8 सदस्य व्यक्ति हो चुके थे। केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों का विस्तार किया जाएगा वो वायसराय करेगा, और वायसराय जो है उन्होंने 60 व्यक्ति ले लिए। ठीक है, तो 60 व्यक्ति तो ये हो गए।
प्लस 8 उसके खुद के कार्यकारिणी परिषद के हैं और एक खुद वायसराय है, यानी कि कुल जो है 69 व्यक्ति हो चुके थे केंद्रीय विधान परिषद में, या वायसराय के केंद्रीय विधान परिषद में 69 व्यक्ति हो चुके थे। तो ये 69 व्यक्ति में कौन कौन किस तरीके से व्यक्ति थे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये 69 व्यक्ति, यहाँ आएगा तो नहीं, यहीं पे लिखती हूँ मैं, ये 69 व्यक्ति है, ठीक है। दो तरह के व्यक्ति है, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, अभी बताने वाली हूँ। ये 69 व्यक्ति है, कहाँ कहाँ से आए वो हम देखते हैं। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक सरकारी जो कि खुद अंग्रेज, और एक गैर सरकारी जो कि भारतीय, ठीक है, गैर सरकारी। जो सरकारी व्यक्ति है उसमें 69 में से 37 व्यक्ति थे, सरकारी 69 में से 37 थे, गैर सरकारी जो है 32 व्यक्ति थे, 32 और 37 69, ठीक है। अब इन सरकारी सदस्यों में भी दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो ये 9 सदस्य पदेन, जो कि ये पदेन सदस्य होते थे, इनका कोई निर्वाचन नहीं होता था, ये है ना स्थायी सदस्य थे, बहुमत प्राप्त व्यक्ति थे, इन्हीं से चलती थी। तो वायसराय और उसके 8 परिषद, ये है ना अंग्रेजों की ही परिषद थी, बार बार मैंने हर अध्याय में ऐसा बताया है। तो 9 पदेन सदस्य थे इनमें भी। अब 37 में से 9 गए तो 28, तो ये जो 28 व्यक्ति थे उनको वायसराय मनोनीत करता था। कौन मनोनीत करता था? वायसराय। अब गैर सरकारी सदस्य में भी दो तरह के व्यक्ति थे, एक तो थे 5 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे, इसमें भी 5 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे, 32 में से 5 गया 27। तो ये जो 27 सदस्य थे ना वो निर्वाचित होकर आते थे, इनका वायसराय मनोनयन नहीं करता था, ये निर्वाचन होकर आते थे, और निर्वाचित होकर आते थे तो इनके सदस्य संख्या देखते हैं, क्योंकि आजकल पेपर बहुत टफ में पूछने लगे हैं, तो आपको हर चीज याद होगी ना तभी जाकर। वैसे इसको आप मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हम काम करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, तो इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, ये वाला। ये जो 27 निर्वाचन व्यक्ति थे ना, ये कहाँ से थे वो हम देखते हैं। इसमें से 13 व्यक्ति तो एक साधारण निर्वाचन होता था, 13 व्यक्तियों का इसमें साधारण निर्वाचन होगा, ठीक है, ये कहा गया कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भी 32 में जो 27 सदस्य थे ना उनका निर्वाचन के लिए हम कह रहे हैं कि ये कहाँ से होंगे, तो 27 में से 13 सदस्यों के लिए साधारण निर्वाचन होगा, मतलब आम जनता जो है इन 13 सीटों पर आ सकती है केंद्रीय विधान परिषद में। इसके बाद 6 सदस्य जो है वो भूपतियों के लिए रखी गई, क्योंकि पहले है ना जमींदार वाले व्यक्ति काफी ज्यादा हुआ करते थे, तो भूपतियों के लिए रिजर्वेशन या भूपतियों के लिए विशेष प्रावधान के तौर पर जो है वो 6 सीटें रखी गई। तो आप देख लो कि यहाँ पर ही सदस्यों में भी उन्होंने इस तरीके से विशेष प्रावधान देकर सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था 1909 के अधिनियम में ही। तो इसमें 6 सीटें जो है भूपतियों के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई सेफ, और अगली जो 6 सीटें थी वो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, क्योंकि जब हमने देखा ना कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तो आगा खां जो थे वो बार बार मिंटो को यही कह रहे थे कि वायसराय जी आप ऐसा कीजिए कि हमारे लिए भी क्या करें, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करें। तो मिंटो ने कहा ऐसा एक टाइम आने दो, समय भी आ गया 1909 का और कर भी दिया। तो यहाँ था मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना। अब हद तो तब हो जाती है जब इतना पढ़ने के बावजूद भी एग्जामिनर इसके नीचे से सदर मतलब क्वेश्चन निकाल लेता है कि बताओ कहाँ जो है वो मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, कहाँ से, मतलब ये 6 सीटें आपको याद होनी चाहिए। तो आइए हम ये 6 सीटें देख लेते हैं कहाँ थी। 2 सीटें तो थी ना बंगाल में, मुस्लिमों के लिए 2 सीटें बंगाल में थी, 1 सीट थी बिहार और उड़ीसा में, 1 सीट थी बिहार और उड़ीसा में, और 2 सीटें थी बंगाल में, 1 सीट थी बम्बई में, बम्बई बिहार बंगाल, ठीक है, 1 सीट थी मद्रास में, और अगली 1 सीट थी संयुक्त प्रांत में। तो ये जो 6 सीटें आपको ध्यान रखनी है कौन कहाँ से था, ठीक है, 2 बंगाल में, 1 बिहार व उड़ीसा में, ठीक है, 1 बम्बई में और 1 मद्रास में और 1 संयुक्त प्रांत में। तो ठीक है, यहाँ तक आपको पता चला। अब जो 5 वायसराय और 27 निर्वाचन, अब 27 व्यक्तियों में से 13 6 यानी कि कितने सदस्य गए 25, बचे 2 सीटें। तो ये जो 2 सीटें है ना ये वाणिज्यिक मंडल के लिए
रखी गई। वाणिज्यिक मंडल के लिए सेफ रखी गई। तो इस प्रकार से ना केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया, विस्तार किया गया। ये ध्यान रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज 1909 का भारत परिषद अधिनियम में पहला प्रावधान पढ़ा कि केंद्रीय विधान परिषद में विस्तार किया गया। तो कितना और कैसे विस्तार हुआ ये आपको पता चल रहा होगा। अतिरिक्त सदस्यों में वृद्धि की गई और उसमें भी सरकारी लोगों का बहुमत बना रहा, क्योंकि आपको देख लो सरकारी में 37 व्यक्ति है और गैर सरकारी में 32 व्यक्ति है। इससे पता चलता है कि सरकारी व्यक्तियों में क्या था, बहुमत था। तो ये हमारा क्या था, पहला प्रावधान। आइए दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था, जैसे केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया था ना, ठीक वैसे ही कहा गया कि हम प्रांतीय विधान परिषद का भी विस्तार करो। तो ठीक है, हम प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करते हैं। दूसरा था प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। अब जब प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया तो हमने देखा इसमें भी अतिरिक्त सदस्यों में ही वृद्धि होगी। ठीक है, पहला तो क्या होगा, इसमें अतिरिक्त सदस्यों में ही वृद्धि हो गई, ये आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन इसमें सरकारी व्यक्तियों का बहुमत नहीं था। प्रांत में सरकारी लोगों का बहुमत नहीं था, यहाँ गैर सरकारी लोगों का बहुमत था। यानी कि भारतीयों का प्रांत में वर्चस्व ज्यादा था, गैर सरकारी लोगों का बहुमत ज्यादा था। तो इसी वजह से इन्होंने मतलब इसमें सीटें नहीं दी गई कि कम से कम इतनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा अलग ही गया। यहाँ कहा गया कि आप बर्मा में इतनी सीटें रखो और बंगाल में इतनी सीटें रखो, पूर्वी बंगाल में इतनी सीटें रखो, और इस तरीके से सीटें को मतलब सीटें बता दी गई। जैसे कि बर्मा के लिए कहा गया कि 16 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, पूर्वी बंगाल के लिए कहा गया कि 43 सीटें होनी चाहिए। बचा पश्चिमी बंगाल कर दो या शेष बंगाल कर दो, इसके लिए कहा गया कि 45 सीटें होनी चाहिए। इसका थोड़ा हम सीटें देख लेंगे। 45 सीटें लगभग कहा गया, नहीं 42 ऐसा लिख दो। ठीक है, इसका थोड़ा देख लेना है ना। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें होनी चाहिए ऐसा कहा गया। उसके बाद पंजाब में ना 25 सीटें होनी चाहिए। तो बर्मा में 16 सीटें रखी गई, पूर्वी बंगाल में 41, पश्चिम बंगाल में 42 और पंजाब में 25 सीटें का ये रखा गया। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषद में भी विस्तार किया गया। और अब हम तीसरा देखते हैं। प्रांत का इतना कुछ नहीं है। प्रांत में अपने जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, मतलब गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीय सदस्य, उन्हीं का वर्चस्व ज्यादा था। तो प्रांत में अच्छी शासन व्यवस्था होती थी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ तीसरा प्रावधान था 1909 का भारत परिषद अधिनियम में कि जो सदस्य संख्या में विस्तार कर रहे थे ना, चाहे वो केंद्र में हो या प्रांत में, तो इन लोगों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए और इनको जो मत देने वाले व्यक्ति हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। यानी यहाँ जो है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, यानी एक तरफ हम देखेंगे सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, पहला ये, और दूसरा देखेंगे कि मतदाताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए। मतदाताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे, मतदाताओं की योग्यता। तो पहले मतदाताओं की योग्यता देख लेते हैं। मत देने वाले व्यक्ति कौन कौन होने चाहिए। तो जैसे कि इसमें पहला कहा गया है कि मत देने वाला व्यक्ति केवल पुरुष होना चाहिए। सही सुना आपने, पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें कहा गया कि मतदाताओं को मतलब मतदाता जो है केवल पुरुष ही मत देंगे। जो भी केंद्रीय विधान परिषद में व्यक्ति चुने जाएंगे उनके लिए केवल पुरुष ही मत देंगे। पहला ये ठीक है। दूसरा कहा गया कि 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष ही देंगे। 21 वर्ष से जिसके ऊपर एज है वही पुरुष मत देने का के लिए काबिल होगा। तीसरा कहा गया मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से क्या नहीं होना चाहिए भाई, असक्षम कर दो, दिवालिया कर दो, पागलपन नहीं होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी रखी गई। ठीक है भाई, और यहाँ पर सदस्यों की योग्यता पर ज्यादा गौर करना है। अब इन सदस्यों के लिए भी कहा गया है कि जो केंद्र या प्रांत में जो सदस्य बैठेंगे ना वो भी केवल पुरुष ही होंगे। महिलाएं केंद्र और विधान परिषद में जाने का नहीं दिया गया। ठीक है,
केवल पुरुष लोग ही जाएंगे। सेम चीज, पुरुष भी एरे गहरे नहीं जाएंगे, जो 21 वर्ष से ऊपर है वही जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजेंगे, यानी इनके लिए भी 21 वर्ष से ऊपर की एज रखी गई। यहाँ तक तो सब ठीक था। तीसरे में कहा गया कि ठीक है मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, वहां असक्षम लिख दिया, और यहाँ कहा गया कि मानसिक रूप से क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, भी मानसिक रूप से सक्षम या स्वस्थ व्यक्ति को ले लीजिए। और कोई, तो इसमें कहा गया कि हाँ जो, अब ध्यान देना, प्रशासनिक, अगर किसी प्रशासन में कोई काम करता हो तो प्रशासनिक रूप से किसी भी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। जो प्रशासनिक व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति को अगर वो प्रशासन में काम करना है तो प्रशासनिक कार्यों से निष्कासित किया गया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया। किसी व्यक्ति को अगर देश निकाला दे दिया गया है ना, तो उस देश निकाले हुए व्यक्ति को भी हम शामिल नहीं करेंगे केंद्रीय विधान परिषद में, देश निकाले हुए व्यक्ति को भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये ठीक था। फिर कहा गया कि राज्य के रूप में दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी राजकीय, या हम कह सकते हैं कि राजकीय अपराधी नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, राजकीय अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भी राजकीय अपराधी भी कोई नहीं होगा। फिर भी योग्यता और निकाली गई। सातवें में कहा गया कि उसको जो है ना, ऐसा कोई गंभीर अपराध न किया गया हो कि उसको है ना 1 साल से अधिक की सजा मिल गई हो या 6 महीने से अधिक की सजा मिल गई हो। तो यहाँ कहा गया कि 6 माह से अधिक कोई भी व्यक्ति है ना सजा नहीं पाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अधिक सजा नहीं पाई हुई हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कैटेगरी रखी गई। और ये तो था कि मानसिक रूप से दिवालिया भ्रष्टाचारी नहीं हो, ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना सदस्यों की योग्यताएं और मतदाताओं की योग्यताएं रखी गई। तो ये तीसरा प्रावधान था 1909 का भारत परिषद अधिनियम में। आइए चौथा प्रावधान हम पढ़ते हैं। चौथा प्रावधान भी अच्छा था और बहुत ज्यादा अच्छा था। अच्छा नहीं, आज तक के भी सभी ये जो प्रावधान थे ना, ये बहुत ही अच्छे प्रावधान थे। तो चौथा उसमें भी और बेस्ट था। इसमें कहा गया कि जो भारत सचिव, मैंने बताया था ना कि किस प्रकार से उदार निरंकुशता का शासन था। तो जो भारत सचिव है प्लस उसकी जो परिषद है, यानी कि भारत सचिव और उसकी वायसराय, यानी वायसराय को देख लेते हैं। इन दोनों की परिषदों में प्रथम बार जो है ना, इन दोनों की परिषदों में प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया गया। ये ध्यान रखना है, भारत सचिव और वायसराय। भारत सचिव बैठता है ब्रिटेन में, वायसराय बैठता है भारत में। तो इन दोनों की परिषदों में जो है वो भारतीयों को शामिल किया गया। तो प्रथम बार अगर भारतीयों को शामिल किया जा रहा है तो 1909 का अधिनियम भी महत्वपूर्ण है। माल तो सुधार के नाम से आए तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कि भारत सचिव और वायसराय की परिषदों में प्रथम बार जो है वो भारतीयों को शामिल किया गया। तो कौन कौन वो भारतीय थे जो गए थे, भारतीयों को शामिल किया गया। तो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि भारत सचिव बड़ा है तो हमारा फर्ज क्या बनता है, पहले भारत सचिव को देखें कि ये लो भारत, ये सचिव। भारत सचिव में ना 2 व्यक्ति, यानी कि 2 भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया। 2 व्यक्ति को शामिल किया गया। एक तो था केसी गुप्ता, ठीक है, और एक वायसराय। 2 व्यक्ति था। एक आप ही कमेंट करके बताना, थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है इतना सारा। तो वायसराय की कार्यकारिणी में है ना, ये था, वायसराय में एक व्यक्ति था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो भारत सचिव में पहला केसी गुप्ता और एक और व्यक्ति था, आपको कमेंट करके बताना। अभी थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, या मैं कमेंट करके बता दूंगी। और वायसराय में था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो पहली बार है ना भारतीय लोगों को जब इसमें मौका दिया गया तो बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारी नजर की दृष्टि से भी। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आइए आगे का प्रावधान पढ़ते हैं, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। एक और प्रावधान था। अब इसमें लास्ट जो 5वां प्रावधान के रूप में हम देखें ना, तो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, इसका परिणाम क्या हुआ? वे मुस्लिमों के लिए आपने पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी गई। इसका सीधा सा परिणाम ये हुआ कि
भविष्य में जाकर अलग पाकिस्तान बनने की मांग हो गई। यानी कि अब है ना भेदभाव की खाई बहुत ज्यादा बड़ी होने लग गई थी। ठीक है, और इसका फर्क ये पड़ा कि जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो अन्य ईसाई लोग भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, यूरोपीय लोग भी थे, तो उन्होंने भी है ना मांगे कर दी कि हमें भी क्या दो, पृथक करो, हमें भी है ना विशेष निर्वाचन दो। तो 1919 और 1935 के अधिनियम पर ये तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा कि 1935 में आते आते सिखों ने अपने मांग कर दी कि सिखों को भी विशेष प्रावधान दिया गया। तो इससे ये फर्क पड़ा, विशेष प्रावधान दिया गया सिखों को 1935 के अधिनियम के तहत। और 1909 था ना ये, सॉरी 1919 में सिखों को विशेष प्रावधान दिया गया। और 1935 में जो बचे कुछ जो भारतीय ईसाई थे उन्होंने कहा हमें भी पृथक निर्वाचन करो। जो भारतीय ईसाई थे, इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन भी तो थे भारत में, तो एंग्लो इंडियन या जो यूरोपीय व्यक्ति, तो इन्होंने सबने है ना अपने अलग अलग विशेष प्रावधान करने की मांग कर दी। तो इस प्रकार से 1909 का भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान समाप्त होते हैं। वो जो भारत सचिव के मेंबर में 2 व्यक्ति शामिल हुए थे, ठीक है, तो उसका दूसरा व्यक्ति आपको बताना है। इसी के साथ या अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।